悲観を眺めれば जिन्या ने मोसुके का बदला तो ले लिया, पर अभी भी उसके दिल में अपनी बहन के खिलाफ बदले की आग भड़क रही है। तो अब सवाल तो ये है कि क्या जिन्या इंसान बना रहेगा या फिर ये बदले की आग उसे एक शैतान बना देगी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब हमें डीमन स्लेयर जैसा ही एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बॉल के साथ खेल रही होती है और गाना गा रही होती है। तब हम यहाँ पर एक पर्सन नायोट सुगु को देखते हैं जो कि ओफू की दुकान में जा रहा होता है और वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा होता है, जिस वजह से वो गलती से नात्सू के साथ टकरा जाता है। तब अगले दिन हम फिर से नाव को देखते हैं जो कि ओफू की दुकान पर खाना खाने आया होता है। तब शॉप का ओनर उसे परेशान देखकर उससे इस चीज का कारण पूछता है। तब नाव अपने बड़े भाई के बारे में बताने लगता है, पर शॉप का ओनर उसे बताता है कि उसका तो कोई बड़ा भाई है ही नहीं क्योंकि वो अपनी फैमिली का इकलौता बेटा है। पर नाव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से वो ओफू से पूछने लगता है कि क्या वो उसके बड़े भाई साद नागा को जानती है। पर ओफू इस चीज से मना कर देती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि असल में उसके अलावा किसी को भी उसका बड़ा भाई याद ही नहीं होता, जिस वजह से वो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तब ओफू और उसके फादर नाव को जिन्या के बारे में बताते हैं ताकि नाव की थोड़ी मदद हो सके। तो नाव को लगता है कि जिन्या शायद कोई इविल स्पिरिट्स को मारने वाला पर्सन है, जिसे सुनकर ओफू और उसके फादर हंसने लगते हैं और उसे बताते हैं कि जिन्या एक समुराई है जिसे दूसरों के काम में दखल देना ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर जिन्या आ जाता है और हम देखते हैं जिन्या और ओफू काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और ओफू उसे काफी सारे प्लांट्स के बारे में भी बता रही होती है। तब नाव जिन्या से मिलने आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो डीमंस और स्पिरिट्स को मारता है, जिस पर जिन्या हाँ कहता है और इस वजह से नाव जिन्या को उसकी मदद करने के लिए कहता है। पर जिन्या उसे समझाता है कि अगर उसकी प्रॉब्लम डीमन से रिलेटेड नहीं है तो वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, जिस वजह से नाव उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब ऊफो और उसके फादर जिन्या को सारी बात समझाते हैं और उससे नाव की मदद करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से जिन्या नाव की मदद करने के लिए मान जाता है। तब थोड़ी देर बाद जिन्या नात्सू से मिलता है और वो उससे पूछने लगता है कि वो और जेंजी कब शादी करने वाले हैं। पर नात्सू ने तो उसे ब्रदर जोन कर दिया होता है और वो जिन्या को बताती है कि अपनी फादर की बिजनेस में मदद करने की वजह से उसे किसी मर्चेंट फैमिली में शादी करनी चाहिए। तब नात्सू जिन्या की भी शादी के बारे में पूछने लगती है। तब जिन्या उसे बताता है कि वो तो एक आजाद पंछी है जो कि किसी भी कैद में नहीं रह सकता। तब नात्सू उसे आराम की जिंदगी जीने की कहकर वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ नाव शाम को फिर से अपने भाई को ढूंढने जाने लगता है, पर उसकी माँ उसे समझाती है कि उसका कोई बड़ा भाई नहीं है, तो इसलिए उसे ये सब कुछ करना बंद कर देना चाहिए और अपनी ड्यूटीज पर फोकस करना चाहिए। तब नाव उन्हें समझाता है कि उसे अभी भी अपना बड़ा भाई याद है और जब वो अपने बड़े भाई को ढूंढ लेगा तब वो अपनी ड्यूटीज को जरूर पूरा करेगा और वहाँ से भाग जाता है। तब रास्ते में नाव को जिन्या मिल जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो नाव को समझाता है कि ये जरूरी नहीं है कि जिन्या की मदद करने से उसे कुछ पता लग जाए, तो इसलिए वो उस जिन्या से ज्यादा उम्मीद ना रखे, जिसके लिए नाव मान जाता है। और तब वो लोग ओफू के रेस्टोरेंट चले जाते हैं जहाँ पर जाके नाव जिन्या से उसकी तलवार के बारे में पूछने लगता है और जैसे ही जिन्या उसे बताता है कि वो ब्लैक स्मिथ विलेज के अंदर रहता था, तब नाव को समझ में आ जाता है कि जिन्या का दोनों विलेज से बिलोंग करता है और क्योंकि तलवारों के बारे में जानना नाव की हॉबी होती है तो वो उस तलवार का नाम पूछने लगता है। तब उस तलवार का नाम सुनकर नाव को समझ में आ जाता है कि उस तलवार को स्पेशली डीमंस को मारने के लिए बनाया गया है, जिस वजह से वो जिन्या को उस तलवार को उसे दिखाने के लिए कहने लगता है। पर जिन्या उसे तलवार का छोड़कर अपने भाई की कहानी पर फोकस करने के लिए कहता है, जिस वजह से नाव जिन्या को सारी बात समझाता है और उसे ये भी बताता है कि उसका भाई कब गायब हुआ था। तब नाव को याद आता है कि गायब होने से पहले उसका भाई एक लड़की से मिलने जा रहा था और उसके रूम में उसे थोड़े फ्लावर्स भी मिले थे जिसकी खुशबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके भाई को तो ज्यादा फूल पसंद ही नहीं आते थे, तो वहाँ पर उन फ्लावर्स का होना बहुत अजीब बात थी। तब जिन्या उन फ्लावर्स के बारे में पूछने लगता है और नाव उसे बताता है कि उसने अभी भी उन फ्लावर्स को बचा कर रखा हुआ है, जिस वजह से जिन्या नाव के घर जाने का डिसाइड करता है। तब अगले दिन जिन्या फिर से ओफू की शॉप में आ जाता है जहाँ पर उसे नात्सू भी मिलती है और वो सारे मिलकर नाव के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तब शॉप का ओनर जिन्या को बताता है कि नाव की फैमिली सेनापति की फैमिली से बिलोंग करती है, जिस वजह से वो इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं और नाव ने उसे एक टूल दिया होता है जिसे वो जिन्या को दे देता है क्योंकि वो टूल तलवार के लिए होता है जिसकी जरूरत उस शॉप ओनर को बिल्कुल नहीं होती। और
तब वो जिन्या को ये भी बताता है कि नाओ तलवार को देखकर पागल हो जाता है, जिस वजह से उसकी माँ भी उसे बहुत डांटती है। तो जिन्या शॉप ओनर से पूछने लगता है कि क्या वो नाओ की माँ से कभी मिला है। तब शॉप ओनर उसे बताता है कि नाओ की माँ बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके किस्से सारी जगह पर बहुत ज्यादा फेमस है। तब जिन्या ओफू से पूछने लगता है कि जिन फूलों की बात नाओ ने की थी वो डैफोडिल्स ही थे ना, जिस पे ओफू हाँ कहती है। और ये सुनकर जिन्या चिंता में आ जाता है। तब शाम को जिन्या नाओ के घर चला जाता है, जहाँ नाओ की माँ जिन्या का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि जिन्या के आने से नाओ के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ चुकी होती है, जिस वजह से नाओ की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। तब नाओ उन फ्लावर्स को जिन्या को दिखाता है, जिन्हें देखकर जिन्या समझ आता है कि वो फ्लावर्स डैफोडिल्स ही हैं। तब जिन्या नाओ को समझाता है कि डैफोडिल्स वहीं पर उगते हैं जहाँ पर डीमंस रहते हैं, जिसका मतलब साडा नागा जिस लड़की से मिलने जा रहा था वो एक डीमन थी, जो कि उसे पक्का ऐसी जगह पर ले गई है जो कि रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। तब जिन्या नाओ को उसके भाई का रूम दिखाने के लिए कहता है और उसे थोड़ा आगे जाने के लिए कहता है, ताकि जिन्या गायब होकर उसके पीछे आ सके, क्योंकि अगर जिन्या ऐसे ही वहाँ पर जाएगा तो शायद वो डीमन उसके सामने ना आए। तब नाओ अपने भाई के रूम में चला जाता है, जहाँ पर डैफोडिल्स की स्मेल की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसके घर में आग लगने की वजह से उसकी फैमिली मर जाती है। और हम देखते हैं उसके पूरे गाँव में भी आग लग चुकी होती है, पर कुछ लोग बच चुके होते हैं और वो लड़की एक डीमन में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तब वो सब कुछ खो देने की वजह से रोने लगती है और हम देखते हैं जहाँ पर उसका पुराना घर होता है, उस जगह पर कुछ सालों बाद नाओ की फैमिली ने अपना घर बना लिया होता है और उस फैमिली को देखकर वो रोने लगती है, जिस वजह से वो ये दुआ करने लगती है कि वो भी अपनी फैमिली के पास वापस जा सके। और हम देखते हैं उसकी पावर की वजह से उसके सामने ही सब कुछ बदल जाता है और वो अपने बचपन में वापस पहुंच जाती है। तब नाओ भी उस दुनिया में पहुंच चुका होता है जो कि उस लड़की ने अपनी पावर से क्रिएट की होती है, जिस वजह से वो काफी कंफ्यूज होता है। तब जिन्या उसे समझाता है कि वो लोग एक अलग दुनिया में पहुंच गए हैं। तब नाओ को उस लड़की की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर उसे अपना बड़ा भाई साडा नागा भी दिखाई देता है, जो कि उस छोटी लड़की के लिए ही उस दुनिया में आया होता है। पर वो लड़की उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे वहाँ पर उतरने से मना करती है, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होती। तब साडा नागा उसे समझाता है कि वो असल में वहाँ पर खुश नहीं है, तो इसलिए वो उसे वहाँ से ले जाने आया है और अगर उसे कोई दिक्कत ना हो तो वो उसे अपनी बेटी बनाकर पालना चाहता है। पर वो लड़की इस चीज से मना करने लगती है और साडा नागा भी ये डिसाइड करता है कि वो उस लड़की के बिना वहाँ से नहीं जाएगा। तब साडा नागा वहाँ से गायब हो जाता है और नाओ उस लड़की से अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। तब वो लड़की उसे बताती है कि उस जगह पर कुछ नहीं बचा है, जिस वजह से नाओ उस लड़की से रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जिन्या नाओ को समझाता है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस डेविल की दुनिया में टाइम बहुत जल्दी पास होता है, जिस वजह से नाओ को समझ में आ जाता है कि अब उसका भाई जिंदा नहीं है। तब वो लड़की नाओ से माफी मांगने लगती है और वो लड़की उसे बताती है हायोमा ने ही उसे बचाया था, जिस वजह से अब वो बाहर की दुनिया में जीना चाहती है, ताकि वो साडा नागा के साथ किए हुए अपने वादे को निभा सके। और वो मुस्कुराकर वहाँ से गायब हो जाती है। तो जिन्या और नाओ भी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और नाओ को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके भाई ने इस दुनिया में रहने का फैसला क्यों किया था। तब अगले दिन नाओ पुराने रिकॉर्ड्स निकाल ले आता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि उस लड़की की फैमिली 200 साल पहले ही मर चुकी थी और जहाँ पर आज नाओ का घर है वहाँ पर पहले उनका घर हुआ करता था, जिस वजह से वो उसी घर में थी। तब जिन्या नाओ से माफी मांगने लगता है, क्योंकि वो उसके किसी काम नहीं आ पाया होता है। तब नाओ उसे समझाता है कि जिन्या की वजह से ही अब उसके दिल में शांति है और उसका भाई एक ऐसा पर्सन था जो कि एक बार अगर कुछ तय कर ले तो वो उससे पीछे बिल्कुल नहीं हटता था। तो इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि इस सब के पीछे उसके भाई का कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तब वोफू नाओ को बताती है कि चाहे उसे उसका भाई याद नहीं है, पर वो सच में बहुत अच्छा इंसान था, जिसने एक बच्ची को बचाने के लिए अपना सब कुछ दाव लगा दिया, जिसे सुनकर नाओ खुश हो जाता है। तब वोफू और उसके फादर जिन्या को इस चीज के लिए थैंक यू कहने लगते हैं और जिन्या बताता है कि उस छोटी बच्ची ने नाओ के ब्रदर को हायोमा कहा था, जो कि एक ऐसा नाम था जिसे सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स ही जान सकते थे। तब शॉप का ओनर जिन्या को समझाता है कि शायद साडा नागा उस लड़की को अपनी फैमिली मानता था, जिस वजह से उसने उसे अपना असली नाम बताया था। तब जिन्या ओफू के फादर से पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उन्हें नाओ का असली नाम कैसे पता है, क्योंकि वो तो नाओ की फैमिली का मेंबर है ही नहीं और नाओ की माँ तो
हमेशा सबके सामने उसे नाओई कहती है। तो आखिरकार ओफू के फादर को उसका असली नाम कैसे पता चला, जिसका जवाब ओफू के फादर के पास बिल्कुल नहीं होता। तब जिन्या उन्हें समझाता है कि डीमंस कभी भी झूठ नहीं बोलते, पर वो सच्चाई को छुपाते हैं। और जब उस डीमन लड़की ने ये कहा था कि अब उस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसका मतलब साडा नागा उस दुनिया से बाहर आ गया था। पर जब वो बाहर आया तो वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से वो अपनी फैमिली के पास वापस नहीं गया और उसने खाने का एक रेस्टोरेंट खोल लिया। तब ओफू के फादर कहते हैं कि जिन्या के हिसाब से तो उस डीमन की दुनिया में टाइम काफी जल्दी पास होता है, तो शायद ये भी हो सकता है कि साडा नागा अब मर चुका हो। पर जिन्या इस बात से मना कर देता है, क्योंकि उसने देखा था कि आखिरी में वो डीमन बहुत ज्यादा खुश थी, जिसका मतलब उसके फादर अभी भी जिंदा है और वो रेस्टोरेंट का ओनर और कोई नहीं साडा नागा ही है। तब ओफू के फादर इस सच्चाई को मान लेते हैं और जिन्या ओफू के फादर से ये पूछने लगता है कि आखिरकार उन्होंने अपने भाई को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई। तब साडा नागा जिन्या को समझाते हैं कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें क्या करना है, तो इसलिए वो अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा सकते थे और ये सब कुछ करने का उनका कोई स्पेशल रीजन नहीं था। वो तो बस उस बच्ची को अकेले नहीं देखना चाहते थे। तब साडा नागा जिन्या को बताता है कि उसे पहले से ही पता है कि जिन्या एक डीमन है, क्योंकि वो डीमंस के ऑरा को काफी अच्छे से पहचानता है। तो जिन्या उस छोटी डीमन के बारे में पूछने लगता है और साडा नागा उसे बताता है कि ओफू ही वो डीमन है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।